हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ऑडियो बुक सीरीज ऑफ क्लास 11th एंड 12th बायोलॉजी। आज हम करने वाले हैं क्लास 11th बायोलॉजी की इस ऑडियो बुक सीरीज में एक नए चैप्टर जो कि है हमारा लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर नंबर 20 का शुभारंभ। तो लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, लोकोमोशन मीन्स चलना फिरना एक जगह से दूसरी जगह, और मूवमेंट मतलब एक ही जगह खड़े होके बॉडी के पार्ट्स को हिलाना। इसका मतलब इस चैप्टर में हम सिर्फ मसल्स और स्केलेटन सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। अब तुम लोग सोचोगे मसल्स का, चलो ठीक है, हमको थोड़ा बहुत पता भी है कि वो स्ट्रेच हो सकती हैं, उनमें लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है जब हम ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं और पेन होने लगता है, या मसल क्रैम्प्स आ जाते हैं। यहाँ पे जितने बॉडी बिल्डर वाले लोग होंगे उनको थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज होगा तो पता नहीं, पीई वाले होंगे तो पता नहीं, लेकिन आज इस चैप्टर को पूरी तरीके से कंठस्थ करने वाले हैं। इस ऑडियो बुक 1 में जितना हो सकता है उतना कवर करा दूंगा। मसल्स जो है मैक्स टू मैक्स कवर कराने की कोशिश करूंगा, लेकिन मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन थोड़ा सा टाइम ले सकता है, ठीक है। तो अगर मुझे लगेगा कि वीडियो लंबी हो गई है तो मैं मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन ऑडियो बुक 2 में करवा दूंगा और उसी में फिर स्केलेटल सिस्टम भी समझा दूंगा। तो चलो शुरू करते हैं। मूवमेंट, लोकोमोशन मूवमेंट, ठीक है। एनसीईआरटी लाइब्रेरी रीडिंग। मूवमेंट इज वन ऑफ द सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ लिविंग बींग्स। मूवमेंट जो होता है वो लिविंग बींग्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट फीचर होता है। एनिमल एंड प्लांट एग्जिबिट वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट। एनिमल और प्लांट अलग अलग तरीके के मूवमेंट्स को शो करते हैं। Streaming of protoplasm in the unicellular organism like amoeba is simple form of movement. एक प्रोटोप्लाज्म का स्ट्रीम होना अमीबा के अंदर एक बहुत ही सिंपल टाइप का मूवमेंट है। या फिर मूवमेंट ऑफ सीलिया, फ्लैजिला एंड टेंटिकल शोन बाय सम ऑर्गेनिज्म। सीलिया का, फ्लैजिला का मूवमेंट जैसे प्रोटोजोआ के ऊपर देख सकते हैं, वही प्रोटोजोआ जिसका शेप चप्पल के जैसा रहता है, ठीक है। Human beings can move limb, jaw, eyelid, tongue, etc. Some of the movement result in change of place of location. अब देखो, मूवमेंट और लोकोमोशन में ना एक डिफरेंस है। अब वो डिफरेंस क्या है, उस डिफरेंस को अगर तुम ध्यान से समझने की कोशिश करोगे तो तुमको क्लियर होगा। कई लोग मूवमेंट और लोकोमोशन को साइमल्टेनियसली यूज़ कर लेते हैं, यानी कि मूवमेंट की जगह लोकोमोशन बोल देते हैं और लोकोमोशन की जगह मूवमेंट। ऐसा नहीं है। जस्ट इमेजिन, अगर तुम खड़े हो और जैसे तुम अपने घर के सोफे के ऊपर, चलो मान लो बैठे हो, सोफे के ऊपर तुम बैठे हो अपने घर के, और तुमने अपना हाथ उठाया, ठीक है, उबासी आ रही थी तो उबासी लेने के लिए, या फिर नीचे झुक के पैर पे खुजाने लगे, या सर यहाँ वहाँ कर रहे हो टीवी देखते समय। हालांकि टीवी देखते समय सर यहाँ वहाँ होता नहीं है, फिर भी पढ़ते समय सर यहाँ वहाँ हो रहा है, या कभी हाथ से पेन पेंसिल उठा रहे हो, तो बिना अपने बॉडी का एक्चुअल पोजीशन चेंज किए, यानी तुम सोफे पे बैठे हो तो तुम सोफे पे ही हो, बिना यहाँ वहाँ सोफे के 1 इंच हिले ढुले तुमने अपने बॉडी के पार्ट्स का जो है प्लेस चेंज करके अगर कोई मूवमेंट की है, ठीक है, तो उसको मूवमेंट कहेंगे, ठीक है। यानी कि बिना बॉडी के पोजीशन में या लोकेशन में चेंज आए अगर तुम कुछ करते हो हिल डुल तो उसको मूवमेंट कहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर तुम मान लो टीवी देख रहे हो और टीवी देखते देखते, ठीक है, तुम सोफे पे बैठे हो, तुम टीवी देख रहे हो, टीवी देखते देखते तुमको अचानक वॉशरूम आ गई, ना चाहे तो भी उठ के तुम वॉशरूम तक गए, जल्दी से जाके फ्लश करके वापस जल्दी से आके बैठे, तो ये जो तुमने तुरंत में जो काम किया ना जाके आने का, यानी जब तुम्हारी चेंज इन पोजीशन या प्लेस हुई, तो उसको कहेंगे लोकोमोशन और मूवमेंट। अब देखो भाई, थोड़ी अपनी भी कॉमन सेंस लगाओ। लोकोमोशन यानी कि बॉडी का मोशन हो रहा है, इतना तो फिजिक्स में पढ़ा होगा ना, मोशन क्या होता है, ठीक है, चेंज इन पाथ। और मूवमेंट क्या होता है, जैसे एक पेड़ है, पेड़ क्या शो करता है, लोकोमोशन या मूवमेंट? कमेंट करके बताओ। पेड़ जो है, ठीक है, बारिश के टाइम में आंधी तूफान जब होती है तब जब पेड़ हिलता है तो लोकोमोशन करता है कि मूवमेंट?
अब लोकोमोशन वाले गलत है, मूवमेंट वाले सही हैं, क्योंकि पेड़ तो एक ही जगह खड़ा है ना, वो सिर्फ अपने बॉडी को हवा के साथ यहाँ वहाँ घुमा रहा है ना, तो वो क्या हुआ, मूवमेंट हुआ, लोकोमोशन नहीं हुआ। लेकिन अगर कोई गाय खड़ी है और बारिश होने लगी और वो चल के एक पेड़ के नीचे आके खड़ी हो गई, तो वो लोकोमोशन कहलाएगा, ठीक है। और मूवमेंट क्या कहलाएगा, जब एक पेड़ अपनी जगह खड़े होके अपनी रूट तो नहीं हिलाएगा, खैर स्टेम है, लीफ है, फ्रूट है, फ्लावर है, विंड की वजह से हिल रहे हैं, तो वो मूवमेंट कहलाएगा। डन। लोकोमोशन और मूवमेंट आर डिफरेंट टर्म्स एंड कैन नॉट बी यूज्ड साइमल्टेनियसली। इतना क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब human being can move limb, jaw, eyelid, tongue, etc. Some of the movement result in change of place or location. कुछ movement change of place या location में result लाते हैं। Such voluntary movements are called locomotion. अब ये voluntary movements क्या है, involuntary movements क्या है, 2-3 मिनट रुक जाओ, अभी बताता हूँ क्या है, एकदम क्लियर हो जाएगा। अभी जितना समझा रहा हूँ उतना समझते चलो, एकदम से सब बता दूंगा ना तो तुम्हारे दिमाग से सब बाहर निकल जाएगा, ठीक है। वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग, फ्लाइंग, स्विमिंग आर ऑल सम फॉर्म ऑफ, क्या लगता है क्या होगा, दौड़ना, चलना, चढ़ना, उड़ना, स्विमिंग करना, ये कौन सा मूवमेंट है, लोकोमोटरी की नॉर्मल वाले, लोकोमोटरी मूवमेंट, क्योंकि हमारी पोजीशन में चेंज आ रहा है। लोकोमोटरी स्ट्रक्चर नीड नॉट टू बी डिफरेंट फ्रॉम दोज अफेक्टिंग अदर टाइप ऑफ मूवमेंट। लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स को अलग होने की ज़रूरत नहीं है उन स्ट्रक्चर्स से जो मूवमेंट कॉज कर रहे हैं। क्यों, देखो जब मूवमेंट होगी ना तभी लोकोमोशन होगा, लेकिन हर बार लोकोमोशन मूवमेंट हो ये ज़रूरी नहीं। मतलब जैसे तुम बैठे हो, बैठे बैठे तुमने अपना हाथ हिला दिया तो तुम्हारा लोकोमोशन हुआ है बोलोगे क्या, नहीं, मूवमेंट हुआ है, बॉडी का पार्ट तुमने मूव किया है। लेकिन तुम उठ के खड़े होके टेबल तक चले गए तो तुमने मूवमेंट तो शो किया, लेकिन उस मूवमेंट की वजह से लोकोमोशन हुआ। तो हर मूवमेंट लोकोमोशन हो ये ज़रूरी नहीं है। मतलब देखो, ऑल लोकोमोशन आर मूवमेंट बट ऑल मोशंस आर नॉट लोकोमोशन। समझना इस बात को, अभी आगे आएगा तब बताऊंगा, अभी रुको। इतना क्लियर हुआ। फॉर एग्जाम्पल इन पैरामोशियम सीलिया हेल्प इन मूवमेंट ऑफ फूड थ्रू साइटोफेरिंक्स। साइटोफेरिंक्स, यार ये टर्म बिल्कुल ध्यान से याद रखना, क्योंकि कई बार तुमको क्या है ना, क्वेश्चन ऐसा फंसाएगा कि जो सीलिया में मूवमेंट होता है फूड का वो किसके ज़रिए होता है, फेरिंग्स, फ्लेरिंग्स या फिर सीलिया फ्लैजिला या नन ऑफ दीज। तो तुम फेरिंग्स लगा क्या होगे, लेकिन आंसर साइटोफेरिंग्स है। सेल का ऊपर जो फेरिंग्स पाया जा रहा है, साइटो मीन्स सेल ऑफ फेरिंग्स, समझ गए। एंड इन लोकोमोशन एज वेल, और साइटोफेरिंग्स ही पैरामोशियम के लोकोमोशन में हेल्प करता है। हाइड्रा कैन यूज इट्स टेंटिकल फॉर कैप्चरिंग इट्स प्रे एंड ऑल्सो यूज देम फॉर लोकोमोशन। हाइड्रा तो बहुत फेमस बंदा है, 8-9 से उसको पढ़ते आ रहे हैं, इसलिए उसको बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाइड्रा में किस टाइप का वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है ये कमेंट करके बताना। चलो, वी यूज़ लिम्ब फॉर चेंज इन बॉडी पोस्चर एंड लोकोमोशन एज वेल। अब लिम्ब क्या होते हैं, हाथ और पैरों को लिम्ब कहते हैं। हाथ हिलाएंगे तो मूवमेंट होगा, पैर हिलाएंगे तो लोकोमोशन होगा। मतलब पैर हिला के कहीं चलोगे ही ना, बैठे बैठे पैर हिला तो मूवमेंट ही है। We use limb for change in body posture and locomotion as well. The above observation suggests that movement and locomotion cannot be studied separately. भाई जब तक मूवमेंट ही नहीं होगा तब तक लोकोमोशन कैसे होगा, और जब लोकोमोशन के लिए मूवमेंट होना ज़रूरी है ना। बैठे हो सोच रहे हो मैं यार स्कूल तक पहुंच जाऊं, टेलीपोर्ट हो जाऊं, तो ऐसा तो होगा नहीं ना। पहले मूवमेंट करनी पड़ेगी, पहले बॉडी को उठाना पड़ेगा, बॉडी के उठने से चेंज इन पोजीशन होगा, और चेंज इन पोजीशन होने के बाद तुम्हारा लोकोमोशन होगा। The above observation suggests that movement and locomotion cannot be studied separately. The two may be linked by stating that all locomotion are movement, but all movement are not locomotion. ये important लाइन है, ठीक है, ये important लाइन है, ये उसके जैसी कहावत है
चाकू तरबूजे पे गिरे कि तरबूजा चाकू पे कटना तरबूजे को है, वैसा वाला समझो। ऑल लोकोमोशन ऑफ मूवमेंट बट ऑल मूवमेंट आर नॉट लोकोमोशन। पहली लाइन को समझो, ऑल लोकोमोशन ऑफ मूवमेंट, जितने भी लोकोमोशंस होते हैं वो मूवमेंट होते हैं। सही बात है, बिना मूवमेंट के लोकोमोशन ही नहीं हो सकता। तुम बैठे हो, खड़े हो के बाथरूम चले गए, जब तुम खड़े हुए तुमने अपना मूवमेंट दिखाया, मूवमेंट ऐसा दिखाया कि तुम्हारे पोजीशन में चेंज आया, तो वैसा मूवमेंट जैसे तुम्हारी पोजीशन और प्लेस में चेंज आया वो लोकोमोशन कहलाता है। ये तो सही है, बट ऑल मूवमेंट आर नॉट लोकोमोशन। तुम बैठे हो, बैठे बैठे तुमने हाथ ऊपर कर दिया मच्छर भगाने के लिए, लेकिन तुम्हारी प्लेस या पोजीशन चेंज नहीं हुई तो तुमने मूवमेंट किया। यानी कि सारे मूवमेंट लोकोमोशन नहीं होते, इसमें तुम्हारी पोजीशन चेंज नहीं हुई जब तुमने मच्छर अपने हाथ से भगाया, तुम बैठे वहीं थे तो वो मूवमेंट कहलाएगा, लेकिन लोकोमोशन नहीं। हैंस ऑल लोकोमोशन आर मूवमेंट बट ऑल मूवमेंट्स आर नॉट लोकोमोशन। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। मेथड्स ऑफ लोकोमोशन परफॉर्म बाय एनिमल वेरी विद देयर हैबिटेट एंड डिमांड ऑफ सिचुएशन। जो लोकोमोशन की मूवमेंट होती है वो एनिमल्स में वेरी करती है हैबिटेट और सिचुएशन के हिसाब से। कैसे? अब एक बंदर है, बैठा है बेचारा पेड़ पे, जब तक कोई उंगली नहीं करेगा बैठा रहेगा, पूंछ हिला रहा है, कान हिला रहा है ना, तो ये नॉर्मल मूवमेंट कर रहा है। लेकिन अब आ गया कोई खड़ूस, बोलता मेरे आम के पेड़ से हटो, उसने बंदर को हटाया। अब बंदर बोला छोड़ो यार, चलो यहाँ से, वो एक से दूसरे पेड़ में चला गया, तो उसने मूवमेंट शो किया। लेकिन अगर बहुत तेज़ मतलब कोई, अब मान लो बंदर ज़मीन पे बैठा है और ज़मीन पे बैठा है और तुम लोग को पता है कुत्ते बंदर के पीछे भिड़े हुए रहते हैं कि उनको काटना है, और बंदर कुत्तों से डरता है। हालांकि बात अलग है कि बंदर कुत्तों से पंगा नहीं लेना चाहते, नहीं तो कुत्ते बेचारे भागने को जगह नहीं मिलेगी। लेकिन बंदर क्या करता है, जैसे कुत्ते आते भाग जाता है। यानी कि तुरंत में जब उसने अपने बॉडी के रिफ्लेक्स को चेंज किया और अपनी रेस्ट की पोजीशन को एकदम से मोशन में लाया, तब उसको अपन कहेंगे कि ये डिमांड ऑफ सिचुएशन है। जब बंदर पेड़ पे बैठा था और अपन ने उसको हुड़काया तो वो धीरे से उठा, आराम से चला और दूसरी टहनी पे चला गया। लेकिन जब वो ज़मीन पे बैठा था और उसके पीछे कुत्ता दौड़ा तो कुत्ते को नुकसान ना पहुँचे, इसलिए बंदर तुरंत वहाँ से हट गया, और जो रिफ्लेक्स उसने शो किया वो उसका डिमांड ऑफ सिचुएशन के अकॉर्डिंग अलग था। ठीक है। हाउएवर लोकोमोशन इज जनरली फॉर सर्च ऑफ फूड, शेल्टर मेड suitable breeding ground, favorable climatic condition or to escape from enemy and predators। लोकोमोशन क्या के लिए करते हैं? तुम्हारे तरफ कोई कुत्ता दौड़ के आ रहा है, तुम खड़े रहोगे कि डांस करने लगोगे? नहीं ना, भागोगे ना। तो तुम्हारे भी डिमांड ऑफ सिचुएशन के हिसाब से, ठीक है। या एनिमीज, अब इस केस में तो कुत्ता ही एनिमी है ना, तुम्हारे ऊपर आ रहा है, तो वो एनिमीज से बचने के हिसाब से। या ब्रीडिंग के सीजन में अब मेल फीमेल तक जाएगा, नहीं तो ब्रीडिंग कैसे होगी। या फिर फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन नहीं मिल रही तो बर्ड्स माइग्रेशन करते हैं, बिना लोकोमोशन की माइग्रेशन हो ही नहीं सकता। ठीक है। अब लोकोमोशन और मूवमेंट कंठस्थ हो गया है। लोकोमोशन मतलब जब ऐसा मूवमेंट जिसकी वजह से तुम्हारे बॉडी के पोजीशन में चेंज आए उसको लोकोमोशन कहेंगे। लेकिन ऐसा बर्ताव तुम्हारे बॉडी का जिसमें तुम्हारी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है लेकिन बॉडी के पार्ट्स हिल रहे हैं, जैसे प्लांट एक ही जगह खड़ा है लेकिन विंड की वजह से यहाँ वहाँ लहरा रहा है, उसकी पत्तियाँ फ्लटर कर रही हैं, तो ये मूवमेंट कहलाएगा। सारे लोकोमोशन मूवमेंट होते हैं लेकिन सारे मूवमेंट लोकोमोशन नहीं होते। यानी कि जब तुम चल फिर रहे हो तो वो लोकोमोशन मूवमेंट कहलाएगा, मूवमेंट की वजह से होगा। लेकिन जब तुम बैठे बैठे मच्छर भगाने के लिए हाथ हिला रहे हो तो वो मूवमेंट लोकोमोशन नहीं कहलाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ मूवमेंट। अब तुमको क्या लगता है मूवमेंट सिर्फ इंसान शो करते हैं? जानवर भी समझ लो, चलो यूनिसेलुलर भी समझ लो, चिड़िया बर्ड भी समझ लो, रेप्टाइल भी समझ लो, सब समझ लो। बॉडी की सेल भी लोकोमोशन शो करती है या मूवमेंट शो करती है। कैसे समझते हैं? सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी एग्जिबिट 3 मेन टाइप ऑफ मूवमेंट, एमीबॉइड, सिलियरी एंड मस्कुलर। जो ह्यूमन बॉडी है वो 3 टाइप के लोकोमोशंस को शो करती है, एमीबॉइड, सिलियरी और मस्कुलर। नाम से समझो। बायोलॉजी में एक चीज़ बहुत ही अच्छी है, किसी भी चीज़ को उसके नाम से पहचान सकते हो। ठीक है। उसके लिए तुमको पहले उसके नाम की खुदाई नहीं करनी पड़ती कि इसका मतलब क्या है। सिलियरी, सॉरी, पहले अमीबॉइड है।
अमीबॉइडल मूवमेंट, अमीबॉइडल, अमीबा से रिलेटेड लग रहा है, यानी कि अब इसको पढ़ते हैं। सम स्पेशलाइज्ड सेल इन आवर बॉडी लाइक मैक्रोफेज एंड ल्यूकोसाइट। अब ये क्या है? अगर चैप्टर 18 पढ़ा है और तुम बोल रहे हो कि ये क्या है, तो जाके पहले चैप्टर 18 बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन की ऑडियो बुक सुनो या वीडियो एक्सप्लेनेशन देखो। मैं अभी यहाँ पे सिर्फ नॉर्मल बताने वाला हूँ। मैक्रोफेज और ल्यूकोसाइट्स जब ब्लड में चलते हैं या मूवमेंट शो करते हैं, जिस तरीके से चलते हैं उस मूवमेंट को अमीबॉइडल मूवमेंट कहते हैं। ठीक है। इट इज़ अफेक्टेड बाय सूडोपोडिया फॉर्म्ड बाय द स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्मा। जब मैक्रोफेज और ल्यूकोसाइट के प्रोटोप्लाज्मा में स्ट्रीमिंग होती है तब ये सूडोपोडिया बनाते हैं और इसके हेल्प से मूवमेंट करते हैं, जैसे अमीबा में। साइटोस्केलेटल एलिमेंट लाइक माइक्रोफिलामेंट आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन अमीबॉइड मूवमेंट। कुछ साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स जैसे माइक्रोफिलामेंट्स ये भी अमीबॉइडल मूवमेंट शो करते हैं। फिर सीलियरी मूवमेंट अकर इन most of our internal tubular organ which are lined by ciliated epithelium। जो सीलियरली मूवमेंट होता है ये ज़्यादातर इंटरनल ट्यूब्यूलर ऑर्गन्स में देखा जा सकता है, जहाँ पे सीलिएटेड एपिथेलियम पाया जाता है। मतलब समझो वो क्या कह रहा है, सीलियरली मूवमेंट अकर इन मोस्ट ऑफ आवर इंटरनल ट्यूब्यूलर ऑर्गन विच आर लाइंड बाय सीलिएटेड एपिथेलियम, यानी वहाँ पे सीलिया प्रेजेंट होगा। अब ऐसा कौन सा बॉडी का ऑर्गन है, ट्यूब्यूलर ऑर्गन, जो ट्यूब के फॉर्म में है, जिसमें सीलियर मूवमेंट होता है? सोचो जरा, दिमाग लगाओ जरा, देखते कितना याद है। कमेंट करो 10 सेकंड में, वीडियो पॉज करो 10 सेकंड में कमेंट करो। ठीक है। अब सुनो, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है, उसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में देखा होगा कि जब ओवा ओवरी से निकलता है तो फिम्ब्रे के थ्रू कैच कर लिया जाता है, तो बाद में फिम्ब्रे से लेके फेलोपियन ट्यूब के स्थमस तक तो क्या चल के जाता है? नहीं ना। फेलोपियन ट्यूब के अंदर की लाइनिंग में होते हैं सीलिया। सीलिया क्या होते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन देखा है? स्मॉल इंटेस्टाइन, अच्छा स्मॉल इंटेस्टाइन छोड़ो, ये देखा है अपना क्या बोलते हैं, विंड पाइप। विंड पाइप देखा है? वहाँ पे भी देखोगे तो ट्रैकिया में ना सीलिया लगे होते हैं, जो क्या करते हैं, जब अंदर एयर आती है इनहेलेशन के, जब एयर को अपर अंदर इनहेल करते हैं तब एयर के साथ ऐसा तो है नहीं शुद्ध हवा आ रही है, बैक्टीरिया है, कुछ माइक्रो पार्टिकल्स है या कुछ उल्टा पुल्टा नाक के अंदर से जा रहा है, तो उसको जो ट्रैकिया में प्रेजेंट सीलिया होते हैं वो उसको रोक लेते हैं और बाद में एक्सहेलेशन के थ्रू रिलीज कर देते हैं। ठीक है। तो ये होते हैं सीलियरी मूवमेंट। अब नेक्स्ट आओ मूवमेंट ऑफ मस्कुलर मूवमेंट, मूवमेंट ऑफ आवर लिम्ब, जॉ, टंग एटसेट्रा रिक्वायर मस्कुलर मूवमेंट। कितने लोगों को नहीं पता था कि जीभ में हड्डी नहीं होती? कमेंट करके बताना। लिम्ब का, जॉ का और टंग का जो मूवमेंट होता है ये मस्कुलर मूवमेंट कहलाता है। द कॉन्ट्रेक्टाइल प्रॉपर्टी ऑफ मसल आर इफेक्टिवली यूज फॉर लोकोमोशन एंड अदर मूवमेंट बाय ह्यूमन बीइंग। और जो मसल की कॉन्ट्रेक्टाइल प्रॉपर्टी होती है, जितने भी लोग जिम विम जाने वाले होंगे उनको पता है कॉन्ट्रेक्टाइल का पहला मतलब होता है अपनी बॉडी दिखाना। जब तो अपने हाथ को मोड़ते हो बॉडी दिखाने के लिए, तुम्हारी मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है, आपस में आके खींचने की जगह सिकुड़ जाती है और बॉडी का सरफेस ऊपर उठ जाता है, जिसकी वजह से स्किन के सरफेस में बाहर आ जाता है। तो जब तुम हाथ को मोड़ते हो और जब तुम हाथ को रिलैक्स छोड़ते हो, मोड़ना और नॉर्मल पोजीशन छोड़ देना। ठीक है। देखो, मोड़ा लंबा किया, मोड़ा लंबा किया, तो ये जो तुम कर रहे हो ये मस्कुलर मूवमेंट में आता है। या फिर जब तुम क्या कर रहे हो, अपनी गर्दन हिला रहे हो, उसमें भी तुम्हारी मसल्स यूज़ हो रही हैं। और एक फैक्टफुल बात बताऊं, नोट कर लो, जब तुम एक कदम आगे बढ़ाते हो ना तब तुम्हारी कम से कम 200 मसल्स यूज़ होती हैं पैर की। सोच लो, एक कदम बढ़ाने के लिए 200 मसल यूज़ हो रही है, कितने खतरनाक लेवल पे मसल फैली हुई है बॉडी में, अंदाज़ा लगा लो। ऊपर से दिखने में लगता है जहाँ जहाँ बड़ा बड़ा है वहाँ वहाँ बड़ी बड़ी मसल होंगी, बस जब एक पैर हिलाने में तुमको 200 मसल लग रही है तो पूरे बॉडी का सोच लो क्या होगा। ठीक है। और अपन तो दिन भर में कितनी बॉडी हिलाते हैं अपने को खुद को नहीं पता। चलो आगे बढ़ते हैं।
Movement of a limb, jaw, tongue, etc. require muscular movement. Contractile property of muscle are effectively used for locomotion and other movement by human beings and majority of multicellular organisms. Locomotion require perfect coordinated activity of muscular, skeletal and neural system. Neural यानी कि ब्रेन की और मसल की एक परफेक्ट कोऑर्डिनेशन चाहिए एक लोकोमोशन को अचीव करने के लिए. In this chapter, you will learn about the types of muscle, their structure, mechanism of their contraction, and important aspect of skeletal system. ठीक है. हालांकि skeletal system का क्या important काम है सबको पता है. अपने बॉडी को ढांचा देने में हेल्प करता है, स्टिफनेस प्रोवाइड करता है, बॉडी को शेप देता है, बॉडी को फिगर देता है. ठीक है. और बस इतना ही है. और तो बाकी फिर मरने के बाद धुआं ही बनता है. चलो मसल पे आते हैं. 20.2 मसल. अब यहाँ पे ये जो मसल पढ़ रहे हैं इसको ध्यान से समझना क्योंकि इससे तुम्हारा जो पूरा आगे का मसल कॉन्ट्रैक्शन है ये लिंक्ड है. ठीक है. You have studied in chapter 8 that cilia and flagella are the outgrowths of cell membrane. Flagellar movement help in the swimming of spermatozoa, maintenance of water current in canal system, sponges and locomotion of protozoa like euglena. Flagellar movement जो होते हैं ये स्पर्मेटोजोआ के जो है स्विमिंग करने में हेल्प करता है. तुम बोलोगे स्पर्मेटोजोआ क्या है. 12th के बायो का चैप्टर नंबर 3 ओल्ड एनसीईआरटी के हिसाब से और नई एनसीईआरटी के हिसाब से चैप्टर नंबर 2 ह्यूमन रिप्रोडक्शन का मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देख के आओ और उसके बाद ये सवाल पूछो. ठीक है. चलो. और नहीं तो फिर 10th में तो पढ़ाई होगा ह्यूमन रिप्रोडक्शन में. ठीक है. चलो आगे बढ़ते हैं. Maintenance of water current in canal system of sponges and in locomotion of protozoa like euglena. Muscle is a specialized tissue of mesodermal origin. यानी इनका mesodermal origin होता है. About 40 to 50% of body weight of human adult is contributed by muscle. 40 से 50% जो वजन होता है मानव शरीर का वो मसल के द्वारा दिया जाता है. यानी कि जो आधे से ज़्यादा बॉडी का वेट है वो मसल की देन है. बाकी का स्केलेटल सिस्टम की है. They have special property like excitability, contractility, extensibility and elasticity. अब बोलोगे क्या 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 है. सुनो ध्यान से. They have just a while. They have special property like excitability, contractility, extensibility and elasticity. Excitability मतलब तुमने हाथ नॉर्मल अपना ओपन किया, तुम्हारा हाथ फ्री है, लेकिन अब तुम सोचो तुम कहीं लटक गए हो. ठीक है. कहीं लटक गए हो, अच्छे खासे लटक गए हो, या तुम्हारा कोई दोस्त लटक गया है. ठीक है. या इतना भी मत इमेजिन करो तुम घर में हो, घर का तुम्हें दरवाज़ा लॉक करना है, चिटकनी दरवाजे के ऊपर रहती है और इमेजिन कर लो तुम्हारी हाइट बहुत कम है. इतनी कम है कि तुम्हारा हाथ जो है चिटकनी की जस्ट 3 से 4-5 सेंटीमीटर नीचे आता है. अब तुम क्या करते हो, हाथ को खींचते हो, जितना हो सकता है खींचते हो, सोचते हो यार लंबा हो जाए लंबा हो जाए, और फिर एड़ी उठा लेते हो और पूरे हाथ का जितना हाथ खींच सकता है उतना खींच के, यानी जितनी मसल खींच सकती है उसकी उस प्रॉपर्टी को एक्साइटेबिलिटी कहते हैं. कॉन्ट्रैक्टिलिटी, कॉन्ट्रैक्ट होना. तुम हाथ मोड़ते हो बॉडी दिखाने के लिए, और मोड़ोगे तो और मुड़ जाएगा, और मोड़ोगे तो और मुड़ जाएगा, इससे ज़्यादा मोड़ोगे तो हड्डी टूट जाएगी, इसलिए मोड़ना मत. ठीक है. तो ये मसल के मोड़ने की जो प्रॉपर्टी है उसको कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी कहते हैं. इलास्टिसिटी, भाई जब मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रही है यानी कि मुड़ रही है, जब खिंच रही है यानी कि क्या हो रही है, अपने साइज़ को एक्सटेंड कर रही है, तो इसका मतलब वो इलास्टिक है कि नहीं, रबड़ जैसी है कि नहीं. रबड़ को कैसा है, अगर तुम्हारे उंगली में एक रबड़ में फिक्स कर दूँ अंदर, उंगली के अंदर मसल की जगह, और तुम्हारी उंगली नॉर्मल रखी हुई है तो रबड़ अपनी नॉर्मल स्टेट पे. जस्ट इमेजिन. अब तुमने उंगली को खींचना चाहा, इतना खींचना चाहिए कि कम से कम यार एक चॉकलेट तक तो पहुंच ही जाए. तो तुमने क्या किया, अपने अंदर की मसल को खींचा, यानी कि तुमने अपने रबड़ को खींचा. रबड़ को खींचा तो रबड़ खींचती है, रबड़ के खींचने को उसकी इलास्टिसिटी कहते हैं. और जब अपने मैक्सिमम लिमिट तक पहुंच जाएगी तो उसकी एक्साइटेबिलिटी हो जाएगी. फिर जब तुम नॉर्मल उंगली कर दोगे यानी रबड़ को खींच के छोड़ दोगे और फिर अपनी उंगली को मोड़ लोगे, रबड़ को भी मोड़ दोगे, तो कॉन्ट्रैक्टिलिटी भी शो करेगी. समझ गए. आगे बढ़ते हैं. मसल हैव बीन क्लासिफाइड यूजिंग डिफरेंट क्राइटेरिया नेमली लोकोमोशन, अपीयरेंस एंड नेचर ऑफ रेगुलेशन ऑन देयर एक्टिविटी. मसल जो होती है
वो डिफरेंट क्राइटेरिया के बेसिस पे, जैसे कहाँ पाई जाती है बॉडी में, उसका अपीयरेंस कैसे, यानी कि रेड कलर की है, वाइट कलर की है, या उसका नेचर क्या है, रेगुलेशन एक्टिविटी का, किस टाइप की एक्टिविटी परफॉर्म कर रही है, उसके बेसिस पे 3 टाइप की मसल होती है, स्केलेटल, विसरल और कार्डियक। स्केलेटल और कार्डियक फिर भी समझ में आ गई हो, विसरल समझ में नहीं आई होगी, ठीक है, कोई बात नहीं, अभी पता चल जाएगा। स्केलेटल मसल, इसको सिर्फ पढ़ लेते हैं, इतना तो तुमको पता भी है। स्केलेटल मसल आर क्लोजली एसोसिएटेड विथ skeletal component of body. They have stripped appearance under microscope and hence are called striated muscle. Stripped appearance मतलब कि कभी कभी देखा होगा ना, जब मसल की एनाटॉमी देखी होगी, कभी तो देखी होगी, उसमें ऐसी वाइट वाइट कलर की स्ट्रिप्स देखने को मिलती हैं, खिंची हुई धार आकृति, एकदम स्मूथ नहीं दिखती, स्ट्रिप्ड दिखती है, जैसा जैसे वाइट ज़ीब्रा के ऊपर ब्लैक ब्लैक स्ट्राइप्स, उस तरीके से। तो ये स्ट्राइटेड अपीयरेंस की होती है, इनको स्ट्राइटेड कहते हैं, इस स्ट्रिप के अपीयरेंस को स्ट्राइटेड कहते हैं। स्ट्राइटेड मसल्स होती हैं एज देयर एक्टिविटी आर अंडर द वॉलंटरी कंट्रोल ऑफ नर्वस सिस्टम, यानी कि नर्वस सिस्टम के डायरेक्ट कंट्रोल में रहती है। दे आर नोन एज वॉलंटरी मसल, यानी कि वो मसल जो नर्वस सिस्टम के हिसाब से चले वो वॉलंटरी है, और जो नर्वस सिस्टम के हिसाब से नहीं चले वो इनवॉलंटरी है। समझ गए वॉलंटरी और इनवॉलंटरी का मतलब? They are primarily involved in locomotor action and change of body posture. Visceral muscle. Visceral muscle are located in inner wall of hollow visceral organ of body like alimentary canal, reproductive tract. समझिए किसकी बात कर रहा हूँ? They do not exhibit any striation. इनके पास striation देखने को नहीं मिलती क्योंकि स्मूथ मसल होती हैं। Hence they are called smooth muscle या फिर non-striated muscle. Their activity are not under voluntary control of nervous system. ये नर्वस सिस्टम के कंट्रोल से नहीं चलती, ये अपने आप चलती है, क्योंकि अगर ये अपने आप नहीं चलेगी तो इसका बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। क्या होगा? 12th के चैप्टर नंबर 3 में जाके देख के आओ, ठीक है। Therefore known as involuntary muscle. They assist, for example, in transportation of food through the digestive tract and gamete through the genital tract. समझ गए? अच्छी बात है। As the name suggests, cardiac muscle are the muscles of heart. Cardiac muscle सिर्फ हार्ट की मसल्स पाई जाती है, नाम से पता चलता है कार्डियक। Many cardiac muscles cell assemble in branching pattern to form a cardiac muscle. कार्डियक मसल की सेल्स आपस में इस तरीके से गुच्छा बनाती हैं कि वो कार्डियक मसल का फॉर्मेशन करती हैं। बेस्ड ऑन अपीयरेंस, क्या लगता है कार्डियक मसल कैसी होगी? स्ट्राइटेड की नॉन स्ट्राइटेड? धारीदार की बिना धारी वाली? धारीदार होती है। कार्डियक मसल आर स्ट्राइटेड, दे आर इनवॉलंटरी। इनवॉलंटरी मतलब ब्रेन के कंट्रोल में नहीं होती, अपना हार्ट मायोजेनिक है इन नेचर, एज द नर्वस सिस्टम डज नॉट कंट्रोल देयर एक्टिविटी डायरेक्टली, ठीक है। लेट अस एग्जामिन स्केलेटल मसल इन डिटेल टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर एंड मैकेनिज्म ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। अब देखो, जो स्केलेटल मसल है उसका कॉन्ट्रैक्शन का मैकेनिज्म समझते हैं कि स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कैसे होती है, ठीक है। अब इसको समझने के लिए ना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डायग्राम है, जिसको तुम ड्रॉ कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, उसके पेटेंट बना लो, उसको पूरे घर में चिपका लो। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डायग्राम है जो मैं दिखाने वाला हूँ, ठीक है। सो जस्ट अ व्हाइल, लेट मी शो यू द इमेज। ओके, इमेज दिख रही है? ये इमेज बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कृपया कर इसका स्क्रीनशॉट ले लें, अन्यथा आपका ये लाभदायक इमेज चला जाएगा, ठीक है। चलो सीधा हो जा भाई, हो गया। चलो अब पढ़ते हैं मसल के कॉन्ट्रैक्शन के बारे में, लेकिन उसके पहले मसल के बारे में तो पढ़ लें। मसल दिखती कैसी है? देखो, बाहर से तो ये ऐसी दिखती है जैसी फ़िलहाल तुमको दिख रही है। ये स्केलेटल मसल है जो बाहर से दिखती है। ये देखो, ये जो पहलवान भाई साहब हैं, इनके ऊपर ये जो मसल दिख रही है ये स्केलेटल मसल है, ठीक है, जो ऊपर से ऐसी दिख रही है। अब ये स्केलेटल मसल के अंदर कई चीज़ें होती हैं। स्केलेटल मसल जो होती हैं वो फेसिकुलस से मिलकर बनती है। फेसिकुलस मतलब, लेट मी एक्सप्लेन इट थोड़ा आराम से। फेसिकुलस के अंदर होता है मसल फेसिकल, यानी मसल फेसिकल मिलके फेसिकुलस बनाते हैं। फेसिकुलस बहुत सारे मिलके
क्या बनाते हैं, स्केलेटल मसल बनाते हैं। ये मसल फेसिकल बने हुए रहते हैं सार्कोलेमा से। सार्कोलेमा, जब बहुत सारे सार्कोलेमा, ये देखो बहुत सारे सार्कोलेमा जुड़ जाते हैं तब जाके अपनी क्या बनती है, मसल फेसिकल। जब सार्कोप्लाज्म जुड़ते हैं बहुत सारे तब अपना बनता है सार्कोलेमा। और जब बहुत सारे मसल फाइबर जुड़ते हैं आपस में तब बनता है सार्कोप्लाज्म। और ये मसल फाइबर कैसे बनते हैं, एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट से। एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट, यानी कि द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मसल इज एक्टिन एंड फिलामेंट, जिनके ऊपर ही पूरा का पूरा मसल कॉन्ट्रैक्शन डिपेंडेंट रहता है। एक्टिन और फिलामेंट पहले मसल फाइबर का फॉर्मेशन करते हैं। मसल फाइबर बंच बना के सार्कोप्लाज्म बनाती है। सार्कोप्लाज्म सार्कोलेमा बनाती है। सार्कोलेमा मसल फेसिकल बनाता है। मसल फेसिकल फेसिकल या फेसिकुलस बनाता है। ये फेसिकुलस मिल के स्केलेटल मसल बनाते हैं। इस सीक्वेंस को लिख लो इस डायरेक्शन में, फ्रॉम द स्टार्टिंग टू द एंडिंग। ये स्टार्टिंग नहीं है, ये तो स्केलेटल मसल बन गई। कैसे बनी वो यहाँ से शुरू है, एक्टिन और मायोसिन से। ये मायोसिन और ये एक्टिन, ठीक है, इसको लिख लो पहले। उसके बाद में मसल के कॉन्ट्रैक्शन को समझाता हूँ, ठीक है, लिख लिया। अब देखो, अब सबसे पहले है मसल, ठीक है। मसल के अंदर होते हैं मसल बंडल्स। मसल बंडल ये जो दिख रहे हैं ना, ये मसल बंडल है। मसल बंडल के अंदर होते हैं मसल फाइब्रिल्स। ये जो फेसिकुलस का है ना तुमने, ये मसल फाइब्रिल्स। मसल फाइब्रिल के अंदर होता है क्या, मसल सेल या मसल फाइब्रिल्स, यानी कि फेसिकल्स, ठीक है। देखो मसल बंडल, ठीक है, मसल बंडल, इसी को अपन कहेंगे क्या, फेसिकल। देखो ये स्केलेटल मसल के अंदर ये जो है ये हो जाएगा फेसिकल अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। ध्यान से देखो, ये है अपना, एक मिनट ये मैं पतला कर लूँ अब, ठीक है। देखो ये है अपना क्या, मसल बंडल, ठीक है, मतलब ये पूरी मसल है। ये बनी है किससे, मसल बंडल के फेसिकल से। मसल बंडल का फेसिकल, ये मसल फेसिकल से। मसल फेसिकल के अंदर होता है फिर क्या, मसल फाइब्रिल के अंदर होता है मसल बंडल, ठीक है। मसल बंडल के अंदर होता है क्या, मसल फाइबर सेल, जिसके अंदर अपना ये आ जाता है सार्कोलेमा और सार्कोप्लाज्म। और फिर उसके अंदर होता है मसल फाइबर, और मसल फाइबर के अंदर होती है एक्टिन और मायोसिन, ठीक है। इतना क्लियर अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। अब मैं पहले एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन पढ़ देता हूँ। लेट अस एग्जामिन skeletal muscle in detail to understand the structure and mechanism of contraction. Each organized skeletal muscle in our body is made of a number of muscle bundle or fascicle held together by a common collagenous connective tissue layer called fascia. ये देखो, ये जो इनके बीच में एक गैप दिख रहा है ना, ये फेसिया कहलाता है। ये यहाँ पे लेबल नहीं है, FASCIA, फेसिया, ठीक है, फेसिया। क्लियर। फेसिया के थ्रू क्या होते हैं, आपस में जुड़े हुए रहते हैं। ईच मसल बंडल कंटेन नंबर ऑफ मसल फाइबर। देखो मसल बंडल के अंदर मसल फाइबर होते हैं, यानी कि ये मसल फेसिकल, एक्चुअल में ये मसल बंडल है, ठीक है, जिसको अपन, ठीक है, मसल बंडल, इतना हो गया। नंबर ऑफ मसल फाइबर, ईच मसल फाइबर इज लाइंड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड सार्कोलेमा। मसल फाइबर के अंदर होता है सार्कोलेमा मिलकर क्या बनाते हैं, मसल फाइबर। मसल फाइबर इज सिंसिटियम एज सार्कोप्लाज्म कंटेन मैनी न्यूक्लियाई। The endoplasmic reticulum, that sarcoplasmic reticulum of muscle fiber is storehouse of calcium ion. और यही जो फिर अपना क्या होता है, सार्कोप्लाज्म, ये क्या होता है, ये हमारे माइटोकॉन्ड्रिया का स्टोर हाउस होता है। यहाँ पे हमारे माइटोकॉन्ड्रियास पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है मसल के कॉन्ट्रैक्शन के दौरान उसको एनर्जी प्रोवाइड करना, ठीक है। ये भी सेल चैप्टर में अपन पढ़ के आए हैं, ठीक है। अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मसल फाइबर इज प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पैरेलली अरेंज्ड फिलामेंट इन द सार्कोप्लाज्मा कॉल्ड मायोफिब्रिल्स। इसके अंदर क्या होते हैं, मसल फाइबर या फिर मायोफिब्रिल या मायोफिलामेंट कह लो,
ये ठीक है, मायोफिब्रिल या मसल फाइबर। ईच मायोफिब्रिल हैज़ ऑल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड ऑन इट। अब ये जो मसल फाइबर है या जो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी मायोफिब्रिल या मायोफिलामेंट है, इसके अंदर ऑल्टरनेटिव मैनर में जो है डार्क और लाइट बैंड जो है आपस में जुड़े हुए रहते हैं। A detailed study of myofibril has established that striated appearance is due to the distribution pattern of the two proteins। और वो जो striated appearance है वो दो प्रोटीन्स एक्टिन एंड मायोसिन की वजह से आता है। ये मायोसिन, ये एक्टिन। द लाइट बैंड कंटेन एक्टिन एंड इज कॉल्ड आई बैंड। ये जो एक्टिन होता है इसको आई बैंड कहते हैं और ये लाइट नेचर का होता है, लाइट। ठीक है, ये लाइट कलर का होता है, कलर के अपीयरेंस में लाइट कलर का होता है। और ये आइसोट्रोपिक होता है, आइसोट्रोपिक बैंड भी कह सकते हो, इसीलिए इसको ए या एन आइसोट्रोपिक कहा गया है। लाइट बैंड कंटेन एक्टिन एंड इज कॉल्ड आई बैंड और आइसोट्रोपिक बैंड, वेयरएज डार्क बैंड कॉल्ड ए और एन आइसोट्रोपिक बैंड कंटेन मायोसिन। जबकि मायोसिन क्या होता है, डार्क बैंड होता है, यानी ये मसल को डार्क कलर का अपीयरेंस देता है। ठीक है, और इसको ए बैंड भी कहते हैं, ए बैंड भी कहते हैं। बोथ प्रोटीन अरेंज एज रॉड लाइक स्ट्रक्चर। देख सकते हो जैसे कि तुम लोग, ये देखो, मैं ये हटा दूँ, अगर ये गोदा गादी हटाऊँ थोड़ी सी, तो ये देखो जुड़े हुए हैं। कैसे जुड़े हैं, पैरेलली जुड़े हैं एक दूसरे के लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस मायोफिब्रिल में। ठीक है, एक्टिन फिलामेंट आर थिनर एज कम्पेयर टू मायोसिन फिलामेंट। एक्टिन फिलामेंट जो होते हैं ये थिन होते हैं, यहाँ लिखा भी एक्टिन थिन फिलामेंट, जबकि मायोसिन जो होते हैं ये थोड़े से मोटे होते हैं एज कम्पेयर टू एक्टिन। सेंटर ऑफ ईच आई बैंड इज एन इलास्टिक फाइबर कॉल्ड जेड लाइन विच बाइसेक्ट इट। और ये जो आई बैंड है यानी कि एक्टिन के बीच में एक खाली जगह होती है इलास्टिक फाइबर की, जिसको जेड लाइन कहते हैं, जिसको बाइसेक्ट करती है। द थिन फिलामेंट आर फर्मली अटैच्ड टू जेड लाइन। द थिक फिलामेंट इन ए बैंड आर ऑल्सो हेल्ड टुगेदर बाय in the middle of this band by a thin fibrous membrane called M line। मायोसिन के अंदर एक फाइब्रस लेयर होती है जिसको M लाइन कहते हैं, और एक्टिन के अंदर जो होती है उसको Z लाइन कहते हैं। यहाँ पे क्लियर करते चलना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, आगे जाके बहुत काम आएंगे। The A and I band are arranged alternatively throughout the length of myofibril। Portion of myofibril between two successive Z line is considered फंक्शनल यूनिट। यहाँ पे एक जेड लाइन तो होगी नहीं, बहुत सारी होगी, तो दो जेड लाइन के बीच की यूनिट को फंक्शनल यूनिट कहा जाता है, जिसे सार्कोमियर कहते हैं। ये लिख लो, मेरे पास जगह नहीं है तो मैं लिख नहीं पा रहा, ये लिख लो, सार्कोमियर कहते हैं। इन रेस्टिंग स्टेट द एज ऑफ थिन फिलामेंट ऑन ईदर साइड ऑफ थिक फिलामेंट partially overlap the free end of thick filament, leaving central part of thick filament। और जब मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है तब मायोसिन क्योंकि एक्टिन के पैरेलल में जुड़ी हुई है, तो एम लाइन जेड लाइन के ऊपर जो होता है स्लाइड करता है। ठीक है, ये यहाँ पे अलग अलग दिखाया है, होते हैं कुछ इस तरीके से हैं ये। तो ये जो एम लाइन है ये जेड लाइन के ऊपर क्या करती है, वो करती है, एक तरीके से फ्लोट करती है या ओवरलैप करती है थिक फिलामेंट के ऊपर। ठीक है, यानी कि जेड लाइन मायोसिन के ऊपर। दिस सेंट्रल पार्ट ऑफ थिक फिलामेंट नॉट ओवरलैप बाय थिन फिलामेंट इज कॉल्ड एच जोन। लेकिन वो हिस्सा जहाँ पे एम लाइन जो है या आई बैंड जो है वो जेड लाइन के ऊपर जो है अगर स्लाइड नहीं हो रही है तो उसको अपन कहेंगे एच जोन। ठीक है, इसके लिए इस इमेज को देखो, जो एनसीईआरटी की इमेज है ना उसको देखो जस्ट वाइल। ये देखो यहाँ पे ये जेड लाइन है, ये ए बैंड है और ये आई बैंड है। जेड लाइन जहाँ पे ओवरलैप कर रही है आई बैंड के ऊपर, ये आई बैंड है और ये ए बैंड है, ये एक्टिन है, ये मायोसिन है। ठीक है, यानी कि जहाँ पे एक्टिन
जो एक्टिन है वो जहाँ पे मायोसिन के ऊपर ओवरलैप नहीं कर रहा उसको देखो क्या बोला है, एच जोन बोला है। और जेड लाइन से लेके आई बैंड तक का ये जो हिस्सा है इसको क्या बोला है, सार्कोमियर। क्या बोला है, सार्कोमियर। क्लियर, आगे बढ़ें। ओके, सेंट्रल पार्ट ऑफ थिक फिलामेंट नॉट ओवरलैप्ड बाय थिन फिलामेंट। ये देखो, ये थिक फिलामेंट, ये थिन फिलामेंट, जहाँ पे ओवरलैप नहीं हो रहे हैं उसको क्या कहा गया है, एच जोन। क्या कहा गया है, एच जोन। अब समझते हैं स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, यानी कि अब अपन एक्टिन और मायोसिन का ये जो स्ट्रक्चर है, ये एक्टिन है और ये मायोसिन है,